बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील गुरेजा। आज 3 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे अहम मामला तो है एसईओ वाला, उसमें एक अहम नुक्ता है वो आपके सामने रखूंगा मुख्तसरन। और दूसरा इशू है क्या हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज धोखा दिया, इस पर बात करेंगे। और तीसरा आईनी तरामीम का मामला है, वो एक जंग की सूरत हाल बन चुकी है, उस पर तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले एसईओ कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि एक तवील अरसे के बाद एक इंटरनेशनल इवेंट को आपने बड़ा सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया और उसका जो है अब अमल शुरू हो चुका है। अब कुछ घंटों की बात है, उसके बाद अगला यानी कि जो दिन है कल का, वो इसका आखिरी दिन होगा और ये इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। हम दुआ करते हैं बखैर वाफियत ये मुकम्मल हो और पाकिस्तान का जो दरवाज़ा है वो आलमी बरादरी के लिए खुले और पाकिस्तान को इसके तमाम तर समरात जो है वो हासिल हों। आज का अहम नुक्ता क्या था आज की इस यानी कि कॉन्फ्रेंस का? आज वो दिन था जब तमाम वफूद जो है वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं और वज़ीर आज़म साहब ने इन तमाम वफूद का इस्तकबाल भी किया वेन्यू के ऊपर जहाँ इनको इशाइया दिया गया। तो एक एक करके जो जो रहनुमा थे अपने वफ्द की सरबराही कर रहे थे वो वज़ीर आज़म से जाके मिलते थे, जो एक सफारती तरीका है कि जो मेज़बान होता है वो एक जगह मौजूद होता है और दूसरी तरफ से जो मेहमान होते हैं वो बारी बारी आते हैं और उनसे मुसाफा करते हैं और जो भी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है वहाँ पे ग्रीटिंग्स वो करते हैं। तो सब की नज़र इस चीज़ पे थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जयशंकर जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, उनका कैसे इस्तकबाल करते हैं। तो जयशंकर वैसे एक बड़ी स्ट्रिक्ट नेचर के आदमी हैं, आपने उनको देखा हुआ है, और बड़े स्पार्ट चेहरे के साथ, यानी कि अब यही है कि स्पार्ट होते हैं वो इतने लाइवली नहीं हैं। बहरहाल जब उनकी बारी आई तो पहले तो वो उसी तरह स्पार्ट चेहरे के साथ आए और बाद वो चलते हुए एक जगह पे मुस्कुराए भी। और अब जबकि एक शॉट के अंदर आप दोनों को देख सकते हैं कि सामने प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और इस तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा जो इंडिया के। तो मेरा ख्याल 5 से 7 कदम जब वो दूर थे प्राइम मिनिस्टर से, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 1 से 2 कदम आगे बढ़ाए और हाथ भी वहाँ पे उन्होंने अपना बढ़ा दिया मिलने के लिए। तो ये एक जेस्चर था, इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। इसी को कहा जा रहा है कि गर्मजोशी के साथ। वैसे मैंने वो जितने विजुअल्स देखे हैं उन विजुअल्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी जगह पे खड़े रहे, कदम उन्होंने किसी के लिए आगे नहीं उठाया। गो के जिनको उन्होंने ज़रूरी समझा हाथ पहले से फैला दिए मुलाकात के लिए या गले मिलने के लिए। बहरहाल इनके लिए वो 1 कदम या 2 कदम आगे बढ़े और हाथ भी इन्होंने पहले बढ़ाया। इसको सफारती यानी आदाब की तनाजुर में इंतहाई अहमियत से देखा जा रहा है। और फिर जब वो उनका वहाँ पे यानी कि मुसाफा हो गया प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडियन जो वज़ीर ख़ारजा का, उसके बाद जो गुफ्तगू का आगाज़ था वो जयशंकर की तरफ से हुआ। उन्होंने पहले कोई बात की, उसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने बात की। वहाँ मुख्तसर मुस्कुराहट भी एक दूसरे के सामने उनकी हुई और ये उनका जो गुफ्तगू का दौरानिया है वो तकरीबन कोई 18-15 सेकंड का रहा, लेकिन इसको अहमियत दी जा रही है और सबकी यही तवक्को भी है और ख्वाहिश भी है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, जो इशूज़ हैं उनको सॉल्व करें और आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। इसको एक ब्रेक थ्रू के तौर पर देखा जा रहा है। गो के पाकिस्तान और इंडिया इनके दरमियान इस मौके के ऊपर किसी किस्म की कोई बायलैटरल मीटिंग जो है वो शेड्यूल नहीं है। बहरहाल इम्कानी सूरत हाल है, उसमें कोई पैदा भी हो सकती है ऐसी सूरत हाल। ये एक मस्बत पहलू था आज के दिन का। आगे देखते हैं, उम्मीद भी यही करते हैं कि मज़ीद जो है वो कुछ मस्बत तब्दीली देखने को मिले। ये तो था एसईओ वाला मामला और दुआ गो हैं कि ये सक्सेसफुली इवेंट जो है वो मुकम्मल हो और पाकिस्तान जो है उसके लिए एवेन्यूज़ दुनिया के खुलें और आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आए। अब आते हैं हमारे जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं, वहाँ एक जंगी सूरत हाल है। अहम खबर, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का दिन था, 15 अक्टूबर, डी चौक की कॉल, और उसकी वजह थी इमरान खान साहब कहाँ पे हैं और कैसे हैं। यह तहरीक इंसाफ का खदशा था और इसी के ऊपर उनका हुकूमत से मुतालबा था कि उनकी फैमिली, उनके वकला या उनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें से किसी की भी मुलाकात करवा दी जाए ताकि उनको ये मालूम हो कि इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं और सेहत के साथ मौजूद हैं। गवर्नमेंट की जानिब से उनके इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया गया। कल रात गए खबर आ गई कि वज़ीर दाखिला साहब जो हैं उन्होंने यकीन दहानी करवा दी तहरीक इंसाफ को कि आपका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है, लिहाजा आप अपना डी चौक का जो एहतजाज है उसको कॉल ऑफ कर दें। और वो कॉल ऑफ कर दिया गया और मुतालबा तस्लीम हुआ था कि आपके तिब्बी मुआलिज जो हैं ज़ाती इमरान खान साहब के, उनको इजाज़त दी जाएगी और वो जाकर उनका चेकअप करेंगे और उनकी वहाँ पे खैरियत भी दरियाफ्त करेंगे और उनकी मौजूदगी के बारे में भी अपनी पार्टी को आगे आगाह करेंगे। तो आज का दिन तुलू हुआ, सबकी नज़र थी इस तरफ, एसईओ की तरफ तो थी ही, इस तरफ भी थी कि वहाँ से क्या डेवलपमेंट सामने आती है।
और डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब जो हैं इमरान खान साहब के ज़ाती मौलिज, वो पहले भी विजिट कर चुके हैं अडियाला जेल। आज वो पहुंचे अडियाला जेल के बाहर और ख़बरों के मुताबिक 1 से 1.5 घंटा उन्होंने वहाँ इंतज़ार भी किया, बट उनको अडियाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और वो वहाँ से वापस रवाना हो गए, यानी कि उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो इसको तहरीक इंसाफ अपने तौर पर एक धोखे के तौर पर ले रही है कि हुकूमत जो है उसने तहरीक इंसाफ को मामू बना दिया, उनको धोखा दिया। बाद बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से खबर आई, उनका बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब का जो तिब्बी मुआयना है वो हो चुका और 2 डॉक्टर्स जो है वो सरकारी वो गए, एक ENT थे स्पेशलिस्ट और एक जो है वो मेडिकल स्पेशलिस्ट। उन्होंने जाके इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना किया और उनकी रिपोर्ट्स जब मौसूल होंगी सरकार को तो वो हमें देगी और हम रखेंगे कौम के सामने और पार्टी के सामने। बहरहाल उन्होंने कहा। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि उनको ये बताया गया है बैरिस्टर गौहर साहब को कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं, उनका तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो चुका। आज भी उन्होंने 1 घंटा एक्सरसाइज की। ये अब पैगाम जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब को मौसूल हुआ सरकार से और उन्होंने अपनी पार्टी को और कौम के सामने रख दिया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि अडियाला जेल से तो पहले भी इस तरह की मुतादिद खबरें आती रहीं कि वो ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, खैरियत से हैं, सब कुछ, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसके कारकुन और उसकी लीडरशिप उनकी जानिब से इसको कबूल नहीं किया गया। और अब भी एक सरकारी मौक़िफ़ जो आया है वो उन्होंने अपनी पार्टी के आगे रखा है, लेकिन पार्टी बदस्तूर इसको कबूल नहीं कर रही। और आपको उसकी रिफ्लेक्शन जो है, आज इनकी सियासी कमेटी का इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उसमें हम्माद अजहर साहब और अली अमीन गंडापुर साहब, इनके दरमियान बड़ा सख्त एक्सचेंज हुआ। उसकी वजह थी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। आपको याद है हम्माद अजहर साहब ने इसी एहतजाज के हवाले से अपना वीडियो बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर को हर सूरत निकलेंगे और पंजाब से अवाम का समंदर मेरे साथ निकलेगा, मैं लीड करूंगा और मैं उनको लेके जाऊंगा हर सूरत, मेरी जान जाती है जाए, क्योंकि मेरी जान इमरान खान साहब से ज़्यादा, यानी कि उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो उनकी वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए मैं जान की भी परवाह नहीं है। एक तरफ वो इंतहा थी और रात गए पार्टी ने कॉल ऑफ कर दिया। एक तो उनको वो गुस्सा होगा डेफिनेटली, और दूसरी चीज़ उन्होंने ताना भी दिया होगा, जो खबरें आ रही हैं तल्ख कलामी की जो वजह बनी होगी वो डी चौक से अली अमीन गंडापुर साहब का गायब हो जाना। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो बिलअमूम और अली अमीन गंडापुर साहब बिलखुसूस वो तनकीद की जद में है। अब अली अमीन गंडापुर साहब के पास एक बहुत बड़ा ओहदा भी है, इमरान खान साहब से मुलाकातें भी होती हैं और इस वक्त उनके रवाबित भी हैं। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह आ रहा है कि ये दोनों तरफ खेल रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी के साथ भी और दूसरी तरफ भी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और हुकूमत के साथ भी। तो ये हर तरफ प्ले कर रहे हैं, कभी उनकी मान लेते हैं, कभी इनकी मान लेते हैं। ये पार्टी के साथ मुकम्मल तौर पे लॉयल नहीं है, तो उनके ऊपर शक व शुबहात हैं, इसलिए अब अंदर से भी उनको हीट फील हो रही है ये एक्सचेंज जो हुआ। बहरहाल ये पार्टी के अंदर मामला है और ये उसकी असल वजह यह है कि लीडरशिप, जब आपका जो, यानी कि लीडर तो एक ही होता है, अगर वो मौजूद ना हो तो उसका मुतबादिल कोई भी नहीं हो सकता और उसका मुतबादिल कोई नहीं है, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को ये सेटबैक जो है उनका सामना करना पड़ रहा है। कारकुन आज भी नहीं मान रहा। इमरान खान साहब का खौफ जो है लीडरशिप के अंदर वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह आज नहीं तो कल खान साहब से मुलाकात होगी और वो किस तरीके से खान साहब को जस्टिफाई करेंगे। खान साहब उनको ये कहेंगे कि इतने दिन मुलाकात ना हुई और आप लोग इतना भी हुकूमत के ऊपर दबाव ना डाल सके कि वो आपको एक मुलाकात की ही इजाज़त दे देते। आपने क्या किया? ना कोई एहतजाज हुआ, ना कोई चीज़ हुई। डी चौक आए तो वो कॉल फ्लॉप हो गई, फिर आपने मुलाकात के लिए ये सारा कुछ किया, उसको भी कॉल ऑफ कर दिया, यानी आपके पास कोई लाहे अमल नहीं था। तो इसलिए PTI की जो लीडरशिप है वो भी अंदर से बड़ी खान साहब से डरी हुई है। खान साहब एक सख्त गिर आदमी है, तो अब ये उनके लिए प्रॉब्लम तो है। एक तरफ वर्कर का दबाव है, एक तरफ उनके आपसी इख्तलाफात हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का खौफ भी है। बहरहाल आज के दिन तहरीक इंसाफ का ये जो सेटबैक है, बाद अज़ां ये खबर भी आई आज, और वो खबर ये थी कि गवर्नमेंट ने इनको इस चीज़ की यकीन दहानी तो कराई थी कि उनका मेडिकल चेकअप होगा, लेकिन इस बात का कोई वादा नहीं किया था कि उनका जो अपना तिब्बी मुआलिज है वो वहाँ मौजूद होगा। अगर तो बात ऐसे ही है तो फिर तो तहरीक इंसाफ ने शिकस्त तस्लीम कर ली थी कि उनका तो मुतालबा था हमारा बंदा जाए और मुलाकात करे, वकील हो या डॉक्टर हो या फैमिली मेम्बर हो, वो तो कबूल ना हुआ। अगर आपने इस चीज़ को कबूल कर लिया था कि वो मेडिकल टीम जाएगी, यानी 2 डॉक्टर्स की, और वो जाके तिब्बी मुआयना करेगी और वो आपको रिपोर्ट दे देगी, अगर इसको कबूल किया तो ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है फिर से। बहरहाल वर्कर इसको कबूल नहीं कर रहा। अब आते हैं जी बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त एक जंगी सूरत हाल बन चुकी है, वो है आइनी तरामीम का मामला। जो आज के फैसले हमारे सामने आए उसमें सबसे बड़ा फैसला तो ये है, तीसरा मौजू जो आज का हमारा है, उसमें आइनी तरामीम के लिए गवर्नमेंट की जानिब से 17 अक्टूबर यानी कि जुमेरात, कल बुध है, परसों जुमेरात है,
जुमेरात के दिन काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया, सेनेट का भी और कौमी असम्बली का भी। और इसका मतलब ये है कि पहले काबीना फिर सेनेट, कहा यह जा रहा है कि शायद सेनेट से पहले मंजूर करवाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट की, कि वहाँ पे उनके पास नंबर तो कौमी असम्बली में पूरा नहीं है, लेकिन वहाँ ज़्यादा मुश्किल का सामना है सेनेट में। तो ये अब उसका यानी अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। और जो ज़ैली कमेटी है, खुसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी, जिसने ड्राफ्ट को फाइनल करना है, उसका इजलास 17 को था, लेकिन उसको कल ही तलब कर लिया गया, यानी कि 16 को। अब उसका इजलास 16 को होगा, यानी कि टुमारो, और वो अपना ड्राफ्ट जो है उसको हतमी शक्ल देगा और परसों जो है वो कार्रवाई मुकम्मल करके जो भी सेकंड अटैम्प्ट होगी गवर्नमेंट की। मैं ज़ाती तौर पे आज भी यही समझ रहा हूँ गवर्नमेंट जुआ खेलने जा रही है और इसका कोई पता नहीं है कि उसका रिजल्ट क्या निकलता है। लेकिन उससे पहले अभी तक बहुत सारे मराहिल हैं। उन बहुत सारे मराहिल में से एक मरहला ये है, आज कराची के अंदर 2 बड़े इवेंट्स हुए। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब की बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई और ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर ही सारी गुफ्तगू हुई, और दूसरा इवेंट वकला कन्वेंशन था। अब मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात, पहले सब लोग मौलाना के पास जा रहे थे और अब मौलाना साहब खुद सबके पास जा रहे हैं। इधर मुलाकात हो गई और अगले 24 घंटों के अंदर उनकी नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात मुतवक्के है। अब मौलाना साहब को इस वक्त कोई समझ नहीं पा रहा कि वो आखिर वो जिसको कहते हैं ना उनके कार्ड्स क्या हैं, वो शो नहीं कर रहे। आया वो अपनी तजवीज़ के साथ आगे बढ़ेंगे जो कि उनकी है कि आईनी अदालत नहीं बल्कि एक बेंच बना दिया जाए, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूदा। तो ये तो उनकी तजवीज़ है और आईनी अदालत को वो कबूल नहीं कर रहे, फिल वक्त कबूल नहीं कर रहे या उसको अनाउंस नहीं कर रहे। तो क्या अब मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस चीज़ पर राज़ी करेंगे कि आया आप आईनी अदालत ना बनाएं बल्कि आईनी बेंच बनाएं, या फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत ही बनेगी, ये खुद उस पर कन्विंस होंगे मौलाना साहब। ये अब एक आध दिन का, शायद अगर कल ड्राफ्ट आता है तो कल ही पता चल जाएगा, लेकिन यानी गेम इन बिटवीन है। अब मौलाना साहब कल नवाज शरीफ से भी मिलेंगे, इधर भी मिलेंगे, देखते हैं कि सूरत हाल बनती क्या है। दूसरा इवेंट जो कराची का आपको मैंने बताना, वो था वकला कन्वेंशन। सख्त तरीन तकारीर हुई और बड़े सीनियर लॉयर्स भी वहाँ पे मौजूद थे। मुनीर मलिक थे, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की, धुआंधार, और मुखालफत में ये जो मुजवज़ आईनी तरामीम है इसकी मुखालफत में की। और इसी तरह अली अहमद कुर्द साहब थे और दीगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जो हैं रियासत अली आज़ाद, उन्होंने बड़ी सख्त तकरीर की। सबकी तकारीर बड़ी सख्त थी। और हामिद खान साहब वो शुरू से बड़े वोकल हैं, वो तो कहते हैं हमारी लाशों पे गुजरना पड़ेगा अगर ये तरामीम करनी है, तो हम किसी सूरत ये नहीं होने देंगे। तो वकला इसको कबूल नहीं कर रहे। अब इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज क्या बन रहा है? एक तरफ है हुकूमत, यानी कि आप पीपल्स पार्टी नून लीग को बिलखुसूस ले लें या जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये एक फरीक है जो कोशिश कर रहा है तरमीम को करने की। अब उसके ऑपोजिट उनके मुखालफत में कौन खड़े हैं? सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ खड़ी है जो कि पॉलिटिकल पार्टी है। अब वकला भी खड़े हो चुके हैं। आज दूसरा कन्वेंशन था उनका और बड़ा भरपूर कन्वेंशन था। तकारीर तो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता, सख्त तरीन तकारीर थी। यानी एक हामिद खान साहब की जानिब से यह कह दिया जाना कि इन तरामीम के लिए इनको हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और रियासत अली आज़ाद ने कहा सियासी अदालत है, सियासी जज लगेंगे, सियासी फैसले आएंगे, किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और मुनीर मलिक साहब ने भी कुछ इसी मिलती जुलती बातें की। सो यानी वकला इसको कबूल नहीं कर रहे। पीटीआई फिर वकला और मौलाना फजल रहमान साहब इन बिटवीन है। अभी कोई पता नहीं है कि वो इस यानी कि ये जो दो फरीक हैं पीटीआई और वकला, इनके साथ चले जाएंगे या वो हुकूमत के साथ चले जाएंगे। अगर मौलाना फजल रहमान साहब आईनी अदालत के ऊपर नहीं मानते और हुकूमत भी पीछे नहीं हटती तो फिर मौलाना साहब का वजन जो होगा वो उन दो यानी फरीक़ैन के साथ होगा, वकला और पीटीआई के साथ। आप ज़रा कॉम्बिनेशन देखें, वकला, पीटीआई और मौलाना, अगर ये इकट्ठे हो गए, वकला उनकी ऑर्गेनाइजेशन सबसे मजबूत है। उसकी वजह विफाक, फिर सूबे, फिर उसके बाद आपका डिवीजन के बाद ज़िला, ज़िले के बाद तहसील सतह तक वो उनकी तंजीम मौजूद होती है। अगर वो खड़े होते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा। तहरीक इंसाफ का वर्कर बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शुबा नहीं है, मुखालफत भी हो रही है, लेकिन उनको ज़रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उनका, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि अभी इस वक्त वो इंटैक्ट नहीं है, दबाव भी बहुत ज़्यादा है, तो वो उनको चैलेंज है। और अगर मौलाना साहब आ गए और मौलाना साहब का वर्कर, उनका फॉलोअर बहुत ज़्यादा कमिटेड भी है और वो ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो इट वुड बी ए लीथल कॉम्बो फॉर गवर्नमेंट। तो ये आईनी तरामीम तो पीछे रह जाएंगी, हुकूमत के पांव उखड़ जाएंगे अगर ये खड़े हो गए। और अगर मौलाना साहब इधर चले भी गए तो वो दो फरीक जो हैं तहरीक इंसाफ और वकला, अगर वो दो ही इकट्ठे हो गए तो हुकूमत के लिए सांस लेना फिर भी बड़ा मुश्किल होगा। सूरत हाल उस तरफ बढ़ रही है, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। कल ज़ैली कमेटी का इजलास होगा, ड्राफ्ट की कोई साख्त हो सकता है सामने आ जाए, और परसों तो फिर यही खबर आ रही है कि इजलास भी तलब कर रहे हैं, काबीना का भी, सेनेट का भी, कौमी असम्बली का भी, और ये बिल ले कर देंगे तो एक नया तूफान जो है वो खड़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब के ऊपर मुलाकात की जो पाबंदी है वो है 18 अक्टूबर तक, वो है फ्राइडे।
और फिर आज सैटरडे संडे गालबन वो भी छुट्टी के दिन है, उस पर भी मुलाकात नहीं होगी। तो हुकूमत उससे पहले पहले इवन 18 से भी पहले इस अमल को मुकम्मल करना चाहती है। अगर हुकूमत इसमें कामयाब हो भी जाती है, यानी कि तरामीम को मंजूर करवाने में, अब कामयाब कैसे होगी? एक तो अखलाकी तौर पे पहले ही कमज़ोर विकेट पे खड़े हैं, फॉर्म 45-47 वाली सारी कहानी आपको मालूम है। और अब अगर वो वोट तोड़े बगैर, इवन मौलाना अगर शामिल भी हों, उसके बावजूद वोट तोड़े बगैर वो ये तरामीम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको 2/3 नंबर नहीं मिलता। लेकिन बीच में एक खबर ये भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन हो सकता है 17 को फैसला कर दे मखसूस नशिस्तों वाला, और वो नोटिफिकेशन उन्हीं लोगों का दोबारा कर दे। यानी मैं दोबारा बता दूं, जो मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दी गई थी इजाफी, यानी कि जो तहरीक इंसाफ की थी, उनको दीगर जमातों में तकसीम कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो नोटिफिकेशन वापस लिया गया। अगर इलेक्शन कमीशन, चूंकि स्पीकर 2 मरतबा ख़त लिख चुके हैं इलेक्शन कमीशन को कि हमारी कानून साजी के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों का मामला जल्द अज जल्द निपटाया जाए, अगर इलेक्शन कमीशन ये स्टेप उठाता है 17 को कि वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वापस उन्हीं इत्तेहादी जमातों में तकसीम कर दी गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जिनको मिली थी इजाफी, अगर वो उनको मिलती हैं तो उनके पास उसी वक्त 2/3 मेजॉरिटी मौजूद होगी। ना उनको मौलाना साहब की ज़रूरत होगी और ना उनको वोट तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। वो 2/3 अक्सरियत के साथ ठा करके तरमीम मंजूर कर ले। इसके बारे में भी 17 तारीख का कहा जा रहा है। बहरहाल इसको देखना होगा। तो 17 जो है वो बज़ाहिर लग रही है मेक और ब्रेक, ये जुमेरात का दिन होगा। तो जो भी सूरत हाल बनेगी वो आपको आगाह करेंगे। मैंने कहा था अखलाकी विकेट पे कमज़ोर है, अगर इनको वोट तोड़ने पड़ते हैं तो वकला हो या तहरीक इंसाफ हो, जो उनका मौक़िफ़ है उसमें मजीद फोर्स आएगी। एक तो मैंडेट इन्होंने चोरी किया हुआ था, अब इन्होंने वोट भी चोरी किए और वोट चोर करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी। तो इस लिहाज से हुकूमत के लिए कोई आसानी नहीं है, बहुत ही मुश्किल रास्ता है। लेकिन जितनी वो कॉन्फिडेंट है, या तो फिर इलेक्शन कमीशन से फैसला आएगा कि इनको वापस मखसूस नशिस्तें मिल गई, 2/3 अक्सरियत मिल गई, मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी ज़रूरत नहीं और बंदे तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं, लें जी 2 तरामीम हो गई और ये मामला सेटल हो गया। तो वकला या यानी कि अखलाकी तौर पे जिसको कहा जाता है कि इन्होंने वोट चोरी किया था, वो भी नहीं होगा। बहरहाल सरप्राइज़ होगा, जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।